20 अप्रैल बुधवार दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जाने के पुलिस पर आरोप। बुलडोजर जो कानून का धज्जियां उड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का धज्जियां उड़ा रहा है, उसको रुकवाने के लिए मैं आई हूँ। बात करेंगे बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव से, जो जहांगीरपुरी में थे मौजूद, और दुनिया जहान में करेंगे पड़ताल कैसे बनाया एलन मस्क ने टेस्ला को दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी। Tesla makes cars. It has high costs. It has to produce them. It has to buy the same components that many others do. It has to produce batteries. सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार। बीबीसी समाचार। श्रीलंका में पुलिस ने उस शहर में कर्फ्यू लगा दिया है जहां कल रात सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने कहा है कि पुलिस इसकी जांच करेगी। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में तकरीबन 30 लोग घायल हो गए थे। लोग राजपक्षे सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को इस स्थिति में पहुंचाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। यह हिंसा वैसे समय में हुई है जब श्रीलंका IMF से आर्थिक मदद लेने की कोशिश कर रहा है। चीन में कोरोना के कारण दर्जनों शहर लॉकडाउन में हैं। इस बीच वित्तीय राजधानी कहे जाने वाले शहर शंघाई में थोड़ी ढील दी गई है। करीब 12 लाख नागरिकों को घर से बाहर निकालने की इजाज़त मिल गई है। कारखानों में भी धीरे धीरे काम शुरू हो गया है, लेकिन शहर में तीसरे दिन भी मौतों का सिलसिला जारी रहा। पिछले 3 दिन में कुल 17 मौतें हो चुकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई वो सभी बुजुर्ग थे, उन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी और वो दूसरी तरह की बीमारियों से ग्रस्त थे। यूक्रेन ने कहा है कि युद्धग्रस्त मारियोपोल से नागरिकों को बाहर निकालने के लिए रूस के साथ प्रारंभिक समझौता हो गया है। यूक्रेन की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इरिना वेरेश्चुक ने कहा है कि इस दौरान महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को वहां से निकाला जाएगा। रूस ने इस मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की कार्रवाई को बर्बर बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को मित्र देशों से बार बार हथियार के लिए गुहार करने की जरूरत आन पड़ी है, जो कि ठीक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वादा किया है कि वो और अधिक तोप अब यूक्रेन को मुहैया करवाएंगे। वहीं जर्मनी ने भी फंड देने की बात कही है ताकि एंटी टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम बेहतर किया जा सके। ज़ेलेंस्की का कहना है कि युद्ध अब तक समाप्त हो चुका होता अगर यूक्रेन को भी वैसे हथियार मिले होते जैसे कि रूस के पास अभी हैं। नेटफ्लिक्स ने कहा है कि इस साल जनवरी और मार्च के बीच उसके 2 लाख ग्राहक कम हुए हैं। ये पिछले 1 दशक में सबसे बड़ी गिरावट है। इस घोषणा के बाद कंपनी के शेयर में 1/4 गिरावट दर्ज की गई। कंपनी ने ग्राहकों की संख्या में गिरावट की वजह रूस में स्ट्रीमिंग सर्विस का बंद होना और डिज्नी प्लस और एप्पल टीवी से बढ़े कंपटीशन को बताया है। अमेरिका और ब्रिटेन में सब्सक्रिप्शन चार्जेस का बढ़ना भी एक कारण बताया गया है। कंपनी का कहना है कि अगली तिमाही में उसे और घाटा हो सकता है। लखनऊ और NCR के 6 इलाकों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य होने के बाद की खबर के बाद से दिल्ली में भी अब मास्क पहनने का नियम लागू होने जा रहा है। इस बात पर आज डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में चर्चा हुई। हालांकि स्कूल अभी बंद नहीं किए जाएंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कल राजधानी में कोरोना के कुल मामलों में 26% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम विंबलडन में इस साल रूस और बेलारूस के टेनिस खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे। आयोजकों ने फैसला किया है कि यूक्रेन पर हमला करने के कारण रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर इस साल विंबलडन में खेलने पर पाबंदी रहेगी। बीबीसी समाचार। स्वागत, अभिनंदन। फेसबुक और ट्विटर पर सुन रहे तमाम लिसनर्स का, तमाम श्रोताओं का ये है बीबीसी हिंदी सेवा का डिजिटल रेडियो कार्यक्रम दिन भर, और मैं हूं अंजुम शर्मा। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद आज सुबह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचे और चले भी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इस इलाके में अतिक्रमण हटाने के अभियान का ऐलान किया था।
नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजा इकबाल सिंह ने अतिक्रमण विरोधी अभियान पर कहा कि पूरी दिल्ली में अतिक्रमण अब हटाया जाएगा। पहले भी हमने अभियान के लिए सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन कुछ कारणों से एक्शन नहीं लिया गया था। इस बीच दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि उन्होंने मेयर को अतिक्रमण हटाने के लिए पत्र लिखा था और इसमें इसलिए लिखा गया क्योंकि इन्हें आम आदमी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। मैंने निगम के कमिश्नर और मेयर को पत्र लिखा था। मैं कहा उनकी अवैध कामों पर, अवैध संपत्तियों पर, अवैध अतिक्रमण पर और अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद दोनों आम आदमी पार्टी के हैं और दोनों का संरक्षण ऐसे माफिया को, ऐसे दंगाइयों को प्राप्त है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण का कार्रवाई फिलहाल रोक दी जाए, क्योंकि यथास्थिति अब बहाल रखी जाएगी। इस पर अब फैसला गुरुवार को होगा, जब इस पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस बीच ये मामला आज और तूल तब पकड़ा जब सीपीएम की नेता वृंदा करात एक समय बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बुलडोजर जो कानून का धज्जियां उड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का धज्जियां उड़ा रहा है, उसको रुकवाने के लिए मैं आई हूँ। वृंदा करात ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी रही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 10:45 पर अतिक्रमण विरोधी अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। और क्या कहा, सुनवा। जिनको कहा जा रहा है तुमने इन्क्रोचमेंट किया, उनको समय दिया जाता है जवाब देने में। बुलडोजर कानून नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकता। और बीजेपी बुलडोजर की पॉलिटिक्स, जोर जबरदस्ती की पॉलिटिक्स, अपराधियों को बचाने की, और मैं तो साफ कहती हूँ जो अपराधियों को बचाने का पूरा काम यहाँ हो रहा है। जिन्होंने शोभा यात्रा के नाम पर हथियार अपने हाथों में लेकर उनके खिलाफ कुछ नहीं, ये कौन सा तरीका है हमारे देश को बर्बाद करने का? ये तरीका, एक तरफ आप कह रहे कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दूसरी तरफ आप ऐसे कानून को इस्तेमाल कर रहे बिगर इन्वेस्टिगेशन की, और वो भी एक तरफा। ये तो बिल्कुल गलत। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आप ऐसे कानून इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आरोप वृंदा करात लगा रही थी। उन्होंने इससे पहले जब कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पर बुलडोजर चलाया जाना जारी रहा, तो यही बात वहां पर बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव पहुंचे और उन्होंने दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था दीपेंद्र पाठक से पूछी और कहा कि क्या आपको ऑर्डर लेट मिला था। इस पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पुलिस का काम बड़ा फोकस्ड है। हमारा काम सिविक एजेंसीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है और इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इस चीज़ को इंश्योर करना है कि इलाके में शांति व्यवस्था पूरी तरीके से, मुकम्मल तरीके से कायम हो। वो हमने इंश्योर किया। जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सूचना हमारे पास आई है, हमने और साथ साथ सिविक एजेंसीज ने, हम लोगों ने जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव था उसको रोका है और बाकी जो डेबरी वगैरह है उसको किनारे करके, ताकि यातायात में कोई असुविधा न हो, जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के बाद उस चीज को इंश्योर किया जी। जो पूरा मामला है उसमें इन्वेस्टिगेशंस की बात हो रही है, अभी एनएसए भी इन्वोक किया गया है कुछ लोगों पर, क्या स्टेटस है इन्वेस्टिगेशन का? देखिए, हम अभी इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हैं, इसके बारे में कुछ भी कहना प्रीमैच्योर होगा, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इसको डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम लोग यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था यहाँ कायम हो, उसको इंश्योर करने में, लोगों से बातचीत करने में, लोगों को कम्युनिकेट करने में, कि वी ऑल इन लार्ज नंबर्स द पुलिस वी आर प्रेजेंट हियर टू इंश्योर कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इलाके में हो, शांति व्यवस्था कायम, इसमें लगे। तो पुलिस कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव आज सुबह वहां पर पहुंचे थे और इस समय हमारे साथ वो फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज सुबह का वहां का माहौल कैसा था। नितिन, आप जब वहां पर पहुंचे थे तो आपने क्या देखा? आज सुबह का वहां कैसा माहौल था? क्या लोग डरे हुए थे, कुछ कह रहे थे? जी बिल्कुल, कुछ चीजें तो बड़ी साफ है। पहली बात तो ये है कि जब हम वहाँ सुबह पहुंचे तो वहाँ माहौल में खासा तनाव था। जाहिर है उस इलाके में अभी 4 दिन पहले हिंसा हुई है, तो उसके बाद से 144 और कर्फ्यू जैसा माहौल था। लेकिन आज जो तनाव था वो इस पर था कि कहीं माहौल ज्यादा गर्म ना हो जाए, क्योंकि कल से इस तरह की खबरें आ रही थी कि एमसीडी में, नॉर्थ दिल्ली की जो एमसीडी है, उन्होंने दिल्ली पुलिस से तकरीबन 400 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की रिक्वेस्ट की है, क्योंकि जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसमें उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, मुहैया कराई जाए।
तो ये लग रहा था कि अगर कहीं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव होगी तो उसके बाद हिंसा न भड़क उठे, क्योंकि जाहिर सी बात है तनाव है, सांप्रदायिक हिंसा देखी है जहांगीरपुरी ने और दोनों समुदाय के लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट होने की बात थी। जाहिर सी बात है सुबह कार्रवाई शुरू भी हुई, खासा सुरक्षा प्रबंध था वहां पर। पुलिस, दिल्ली पुलिस के तमाम आला अफसर वहां मौजूद थे और जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जब शुरू हुई वहां पर तो जहांगीरपुरी में एक मस्जिद है, उसके बाहर जो रास्ता था अंदर जाने का वो जो एमसीडी के कर्मचारी थे उनके मुताबिक वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, वो सड़क के किनारे का पेवमेंट था, वहां से उन्होंने तोड़ना शुरू किया। उसके बाद जितने इंक्रोचमेंट थे वो तोड़ने शुरू किए। भीड़ जमा हो रही थी, लोग बाग बिलख रहे थे, अपना सामान भी हटा रहे थे, लेकिन अधिकारियों का ये दावा रहा लगातार कि वो ये सब कुछ जो अतिक्रमण है उसी को हटा रहे हैं, किसी और की जायज घर या प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच माहौल थोड़ा और ज्यादा दिलचस्प और गर्म भी हुआ क्योंकि ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अच्छा। और कल हियरिंग होगी। और ये बात वहां पे लोगों को बताई गई, पता थी? नहीं, ये जब खबरें आनी शुरू हुई तब एक तरह से जो हम सभी मीडिया कर्मी वहां मौजूद थे, हम लोगों के जहन में जो सवाल दूसरा लाजमी था उठना और वो पूछना भी कि साहब अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है तो अब अतिक्रमण क्यों जारी है? क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह की ब्रेकिंग न्यूज उस समय आ रही थी और कोर्ट ने जब सुनवाई पे फैसला दिया कल के बारे में तो उसके बाद भी अतिक्रमण जारी रहा। लेकिन वहां पर अधिकारियों का यही कहना रहा और यही उनका क्लेम रहा कि साहब जब तक ऑर्डर उनके पास नहीं आएगा वो कुछ नहीं कर सकते। ऑर्डर आने के बाद जैसा कि अभी हमने सुना, खुद दीपेंद्र पाठक दिल्ली पुलिस के आला अफसर है, उन्होंने हमसे कहा कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई रोक दी। अब सवाल ये है कि ऑर्डर पहुंचने में कैसे देरी हुई, ऑर्डर किस तरीके से पहुंचा, किस तरीके से अधिकारियों तक ये बात बताई गई, ये सारी चीजें जो है ये जाहिर है डिबेट का विषय है और आगे भी रहेगा। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर नितिन ये कि जो डेमोलेशन आज बुलडोजर के थ्रू हुए वो किन लोगों के मतलब वो प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, कुछ इनका पता लगा? जी बिल्कुल, हमने जानने की कोशिश की और वो दोनों ही समुदाय के लोग थे जिसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। और वो ज्यादातर जो वो लोग थे जिनकी उस तरह की दुकानें हैं जो घर के से सटी हुई दुकानें सड़कों पर आ गई थी। लेकिन एक बात साफ है कि भले ही वो दोनों समुदाय के लोग थे जो अफेक्ट हुए, उनमें से ज्यादातर का दावा यही है कि उनको कोई पहले से नोटिस नहीं दिया गया कि साहब हटा लीजिए वरना आपकी ड्राइव में इसको हटा दिया जाएगा सरकार द्वारा। तो लोग वहां पर, आपने कुछ लोगों से बात की होगी, क्या पुलिस उन लोगों की बात सुन रही थी या कुछ कह रही थी कि भाई हमको ये परमिशन है, आप अगर ऐसा करेंगे तो शायद ये डिमोलिशन रुक जाए? नहीं, वहां पर जो माहौल था वो यही था कि जो जाहिर सी बात है जो डेमोलिशन होता है वो एमसीडी जो म्युनिसिपल काउंसिल के लोग होते हैं वो उनका काम होता है उसको कैरी आउट कराना और उनकी सुरक्षा और उनके जो बुलडोजर सामान ट्रक ट्रॉली की सुरक्षा उसकी सुरक्षा का इंतजाम होता है पुलिस का। तो पुलिस लोगों से डायरेक्ट संपर्क में नहीं थी, एमसीडी के अधिकारी संपर्क में थे, लेकिन लोगों के जहन में ये सवाल जरूर था कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो क्या इसमें इंतजार थोड़ा और नहीं किया जा सकता था? एकदम से सुबह से ही क्यों इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? और ये सवाल अभी भी इसका जवाब पूरी तरीके से नहीं मिला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो नितिन श्रीवास्तव जो सुबह वहां पर मौजूद थे और उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से भी बात की, कुछ लोगों से भी बात की और बताया कि दोनों ही समुदाय के लोग वहां पर थे जिनकी दुकानें या संपत्ति जो अतिक्रमण था उसे तोड़ा गया बुलडोज़र के माध्यम से। इस बीच अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि भाजपा को बुलडोज़र को ही अपना प्रतीक चिन्ह बना लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चलाए जाने की आलोचना की है और कहा कि ये संवैधानिक मूल्यों का विध्वंस है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने सबसे गरीब तबके के लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, बस गरीब मुसलमान को जिंदा रहने की सजा देने के लिए अतिक्रमण के नाम पर वो इस तरह के कदम उठा रही है। इस बीच एक और बयान आया, वो आया राघव चड्ढा का। उन्होंने क्या कहा जरा सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पूरे देश में सबसे ज्यादा तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है। इसलिए बसाया है भाजपा ने कि उनका इस्तेमाल कर कर दंगे कराए जाए। अगर आपको ये जानना है कि भाजपा अगला दंगा कहां प्लान करने जा रही है, किस स्तर का प्लान करने जा रही है, तो आप भाजपा को बोलें कि कहां कहां इन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है, उसकी सूची दे दे। भाजपा वो सूची आपको देगी तो आपको पता लग जाएगा कि भाजपा ने कहां कहां दंगे प्लान करे हुए हैं।
तो ये थे राघव चड्ढा और तमाम लोग इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं राजनीतिक हलकों में। और अब दुनिया जहान। टेस्ला के मालिक एलन मस्क सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर खरीदना चाहते हैं और इस कारण लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन साल 2018 में एलन मस्क यूरोप के बाहर के बाजारों में अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक कार मॉडल 3 उतारने की कोशिश में थे। इसके उत्पादन से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रहे मस्क दिन में 22 घंटे फैक्ट्री में काम कर रहे थे। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने टेस्ला को बाजार मूल्य के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बना दिया। दुनिया जहान में आज बात इसी की, सुनिए मोहनलाल शर्मा से। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। साल 2018 टेस्ला अपनी सस्ती इलेक्ट्रिक कार मॉडल 3 का उत्पादन बढ़ा रही थी, लेकिन इसमें गंभीर समस्याएं थी। तिजोरी तेजी से खाली हो रही थी और कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के तौर पर एलन मस्क दिन में 22 घंटे फैक्ट्री में बिता रहे थे। वक्त पलटा। 2020 में लगातार 4 तिमाही में कंपनी को प्रॉफिट हुआ। कोरोना महामारी के दौर में जब कार कंपनियां सेमीकंडक्टर की कमी से जूझ रही थीं, टेस्ला रिकॉर्ड प्रॉफिट बना रही थी। शेयरों में उछाल था और जल्द ही कंपनी का बाजार मूल्य $1.25 ट्रिलियन तक हो गया। यानी 2 साल पहले खत्म होने की स्थिति में रही टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। तो दुनिया जहान में इस बार पड़ताल इस बात की कि बाजार मूल्य के मामले में टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी कैसे बनी। पड़ताल ये भी कि टेस्ला के शेयरों की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। पार्ट 1, एलन मस्क पर यकीन। I had a countdown to the day. It was more exciting than the birth of my first child. जेनी पॉट्स आईटी कंसल्टेंट हैं और ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया में रहती हैं। वो खुद को एलन मस्क का फैन बताती हैं। I was talking to one of the guys at work years ago. कुछ साल पहले मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा था कि आपकी नजर टेस्ला पर होनी चाहिए। उस वक्त मुझे एलन मस्क या टेस्ला के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरे दोस्तों ने कहा कि पेपाल पेमेंट कंपनी के पीछे मस्क ही थे। 1971 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में जन्मे मस्क की मां कनाडाई मूल की थी। साइंस फिक्शन से प्यार करने वाले मस्क छोटी उम्र में पिता के साथ अमेरिका आ गए थे। 1995 में 25 साल की उम्र में मस्क ने Zip2 नाम की एक कंपनी बनाई। इसे उन्होंने 3 साल बाद बेच दिया। इसके बाद 1999 में X.com नाम की कंपनी बनाई, जिसका विलय पीटर थील की कंपनी कॉन्फिनिटी में हो गया। इसका नाम बदलकर पेपाल कर दिया गया, जिसे बाद में eBay ने खरीद लिया। I just started reading up about Tesla at that point, and the more I learned, the more I was hooked. मैंने टेस्ला और एलन मस्क के बारे में पढ़ना शुरू किया। मैं उनके बारे में जितना जान रही थी, मेरी दिलचस्पी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। 2002 में मस्क ने अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में काम करने के लिए स्पेस एक्स बनाई। बाद में सुरंग बनाने वाली बोरिंग कंपनी और इंसानी दिमाग में चिप लगाने की संभावना पर रिसर्च करने के लिए न्यूरालिंक बनाई। 2003 में जब मस्क स्पेस एक्स में लगे थे, उनके दोस्त मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला खड़ी कर रहे थे। इसके लिए निवेश की व्यवस्था मस्क कर रहे थे। बाद में वो कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन बने। तकनीक में दिलचस्पी होने के कारण मस्क की रुचि उत्पादन में थी। 2007-2008 में अपनी पहली कार बना रही टेस्ला खस्ताहाल हो गई। एबरहार्ड ने कंपनी छोड़ दी और मस्क कंपनी के सीईओ और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट बन गए। I just love my car and I'm a bit evangelical. You get in it and you don't have to turn. मुझे अपनी कार बेहद पसंद है। कार में बैठने पर आपको ना तो कोई बटन दबाना है और ना ही कोई चाबी लगानी है। कार को पता चल जाता है कि आप आ गए हैं। ब्रेक दबाइए और गियर बदलिए, कार स्टार्ट हो जाएगी। बंद करने के लिए एक्सेलरेटर से अपना पैर उठाइए या फिर गियर स्टिक पर बना बटन दबाइए।
ये बेहद आसान है। 2017 में टेस्ला ने सस्ती इलेक्ट्रिक कार मॉडल 3 बाजार में उतारी। जून 2021 में 10 लाख की बिक्री का आंकड़ा पार करने वाली ये दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार बन गई। There's no servicing costs. It's got an electric motor and the electric motor doesn't... कार में इलेक्ट्रिक मोटर है जो आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कंबस्शन इंजन से अलग है, तो इसकी सर्विस का खर्च भी लगभग शून्य है। हाँ, टायर बदलने पर खर्च करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ला अपनी बैटरी तकनीक का भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 2017 में कंपनी ने यहाँ विशाल लिथियम आयन बैटरी लगाई। इसे बनाने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। Elon Musk went on Twitter and basically said, I can put a battery in for you. एलन मस्क ने ट्विटर पर कहा कि वो 100 दिन में यहाँ बैटरी लगाएंगे और ऐसा ना हुआ तो वो इसे मुफ्त में देंगे। राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। 30 सितंबर 2017 को काम शुरू हुआ और 60 दिनों में काम पूरा हो गया। 100 मेगावाट क्षमता की ये बैटरी उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी थी। ये एक ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी और इसमें वही तकनीक थी जो टेस्ला की कारों में होती है। इससे बेहद प्रभावित जैनी ने टेस्ला में निवेश करने का फैसला किया। पार्ट 2, उत्पादन और कंपनी का मूल्य। What I would say to Tesla shareholders is that I think that it's a good company that makes... क्रिस्टोफर रॉसबाक जे ईस्टर्न एंड कंपनी में मैनेजिंग पार्टनर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। वो निवेश के बारे में सलाह देते हैं। Elon Musk is a visionary leader who is very charismatic and... एलन मस्क विजनरी हैं और करिश्माई व्यक्तित्व के मालिक हैं। उन्होंने टेस्ला को दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनाया। वो इंडस्ट्री के उन लोगों में हैं जिन्होंने पहला कदम उठाने का जोखिम लिया है, लेकिन इसका नाता शेयरों से नहीं होना चाहिए। बीते वक्त में टेस्ला के मूल्य में 10 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके शेयरों की कीमत $50 से बढ़कर $1000 तक पहुंच चुकी है और बाजार मूल्य $1.25 ट्रिलियन तक हो गया है। Tesla shares are in a bubble. They are tremendously overvalued. टेस्ला के शेयरों में बबल है, मतलब इसकी कीमत जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि कंपनी के बेसिक वैल्यूएशन या प्रॉफिट करने की काबिलियत की दलील से इसे सही ठहराया जा सकता है। तो फिर कंपनी के शेयरों में और इसके मूल्य में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी क्यों? क्रिस्टोफर समझाते हैं कि कुछ लोग टेस्ला को गूगल और अमेजन की तरह तकनीकी कंपनी मानते हैं, जो सही नहीं है। वो इसे सामान बनाने वाली कंपनी कहते हैं। Tesla makes cars. It has high costs. टेस्ला कार बनाती है, इसमें ज्यादा लागत होती है। कंपनी को दूसरे उत्पादकों की तरह कार में लगने वाले पुर्जे खरीदने होते हैं, बैटरी बनानी होती है। ऐसे में गूगल, अमेजन और फेसबुक के मुकाबले उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। क्रिस्टोफर के मुताबिक दूसरी कार कंपनियों के साथ टेस्ला के शेयरों की तुलना की जाए तो इसकी कीमतें अवास्तविक हैं। 2021 में टेस्ला ने 9 लाख से ज्यादा कारें बनाई, जबकि टोयोटा ने 76 लाख से ज्यादा और फॉक्सवैगन ने 83 लाख से ज्यादा और होंडा ने 45 लाख से ज्यादा कारें बनाई। If you look at Tesla's sales that they have now, they have about 25. अगर टेस्ला की कारों की बिक्री और आय को देखें तो 2020 में ये 31 अरब डॉलर थी और 2021 में बढ़कर 53 अरब से अधिक हो गई। कंपनी अगर कार उत्पादन के मामले में टोयोटा या फॉक्सवैगन की बराबरी करे तो भी इसके शेयरों की कीमत को अवास्तविक कहना ही सही होगा। जानकार मानते हैं कि कार सेक्टर में टेस्ला सबसे सस्ती बैटरी बनाती है। इससे कार की कीमत में फर्क तो पड़ता है, लेकिन इस क्षेत्र में दूसरी कंपनियां टेस्ला को चुनौती देने को तैयार हैं। और फिर आज से 25 साल बाद स्थिति क्या हो, ये किसी को नहीं पता। If you then think of where the car industry is headed, I think we're headed not only... अगर आप कार इंडस्ट्री के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो आपको मानना होगा कि सड़कों पर कारें कम होंगी और कारपूल अधिक होगा। ये भी संभव है कि सड़कों पर ड्राइवरलेस स्पॉट्स हों। हालांकि इसके लिए भी व्यवस्था कोई न कोई कंपनी ही करेगी, लेकिन वो टेस्ला या फॉक्सवैगन की तरह कार कंपनी होगी या गूगल की तरह सॉफ्टवेयर कंपनी, इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। टेस्ला के संसाधन और उसके काम को देखें तो ऐसा नहीं लगता कि वो ये काम करेगी। पार्ट 3, निवेश और भविष्य। The
They've disrupted the auto industry, and I think they'll go on to disrupt other industries. मैल्कम मैकपार्टले एगॉन एसेट मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं। इस कंपनी ने टेस्ला में उस वक्त $15 करोड़ का निवेश किया जब कंपनी मॉडल 3 के उत्पादन को लेकर मुश्किलों से जूझ रही थी। There was a lot of fears back then about their ability to fund themselves, their ability to scale. उस वक्त कंपनी के खुद के लिए फंड की व्यवस्था करने और उसके भविष्य को लेकर चिंता जताई जा रही थी। जब हमें इस बात के संकेत दिखे कि कंपनी अपनी मुश्किलों से पार पा लेगी, तो हमने इसमें निवेश किया। लेकिन फिर टेस्ला ने खुद को एक नई चुनौती दी। 2020 में निवेशकों की सालाना बैठक में मस्क ने कहा कि सस्ती कार बनाने के लिए वो 3 साल के भीतर बड़े पैमाने पर बैटरी में लगने वाले बैटरी सेल का उत्पादन शुरू करेंगे। So this is 100 gigawatt hours supplemental to what we buy from suppliers. Like reduce our weighted average cost of a cell because but it allows us to make a lot more cars and a lot more stationary storage. If we've learned anything from Tesla over the years is they put some टेस्ला के बारे में हमने यही जाना कि कंपनी कभी-कभी अपने लिए बड़े उद्देश्य बना लेती है जिसे पूरा कर पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाता। भले ही इसमें देरी हो, लेकिन जो उत्पाद वो बनाती है वो बढ़िया होते हैं। मैं उनके वादों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन उत्पादों पर करता हूँ। मैल्कम मानते हैं कि इनोवेशन को लेकर टेस्ला के काम के तरीके को देखा जाए तो कंपनी प्रति कार अपना फायदा बढ़ा सकती है और शायद टेस्ला के शेयरों की कीमत ज्यादा होने की वजह यही हो। कंपनी का कहना है कि 2023 तक वो $25,000 वाली इलेक्ट्रिक कार बाजार में उतारेगी, जो संभवतः ड्राइवरलेस होगी और फिर आने वाले वक्त में कंपनी दूसरों के लिए भी बैटरी बना सकती है। So this market opportunity could be broken down into 2 segments. आप मोटे तौर पर इसे 2 हिस्सों में देख सकते हैं। बिजली स्टोर करने के लिए पावर ग्रिड और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए बैटरी, जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया में किया, और घरों के लिए स्टोरेज बैटरी। सतत ऊर्जा के लिए भविष्य के लिहाज से ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मैल्कम टेस्ला के अपने कुछ शेयर्स अब बेच रहे हैं। When you're running a portfolio and shares go up a lot, they become a much larger. एक पोर्टफोलियो में किसी एक कंपनी के शेयर की कीमत ज्यादा बढ़ने पर वो पूरे पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा बन जाता है। इसमें जोखिम बढ़ता है, जिसे कम करने के लिए हम इसके शेयर बेच रहे हैं और पैसा दूसरी कंपनियों में लगा रहे हैं। कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर ऐसा ही करेगा। पार्ट 4, टेस्ला के सामने चुनौती। Tesla is definitely ahead of other. अंजन कुमार कंसल्टेंसी कंपनी फ्रॉस्ट एंड सुलिवन में रिसर्च मैनेजर हैं। वो मानते हैं कि पूरी कार इंडस्ट्री में टेस्ला इनोवेशन के मामले में दूसरों से कहीं आगे है। The hardest thing is scaling production, especially of a new technology. उत्पादन बढ़ाना सबसे मुश्किल काम होता है, खासकर किसी नई तकनीक के साथ। कार कंपनी के तौर पर टेस्ला की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उसने बैटरी कारें बनाई और इसमें प्रॉफिट दर्ज किया। 2003 में शुरुआत करने के बाद से टेस्ला का सफर देखने लायक रहा है। हालांकि टेस्ला अकेली कंपनी नहीं जो इलेक्ट्रिक कार बाजार में आगे रहना चाहती है। Tesla's first competitive advantage, or let's say core टेस्ला की काबिलियत उसका सॉफ्टवेयर था। बाद में कंपनी ने खुद को परिभाषित किया और इंजीनियरिंग कंपनी बनी। अब वो उत्पादन में भी आगे है। लेकिन दूसरी तरफ रिवियन, फिस्कर और बाइटन जैसी नई पीढ़ी की इलेक्ट्रिक कार कंपनियां भी हैं जो सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में अच्छे हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता की वजह से टेस्ला दूसरों से एक कदम आगे है। हालांकि अंजन कुमार मानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार सेक्टर बेहतर तरक्की करे, इसके लिए टेस्ला को दूसरे प्रतियोगियों की जरूरत है। If we take a look at how many cars are there, आप पाएंगे कि दुनिया भर में करीब 2 अरब कारें सड़कों पर हैं, लेकिन इनके मुकाबले इलेक्ट्रिक कारों की संख्या केवल 1 करोड़ है। टेस्ला अकेले बाजार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकेगी। बाजार और उपभोक्ता के लिए ये जरूरी है कि टेस्ला के अलावा मर्सिडीज बेंज, BMW, फॉक्सवैगन, ऑडी, फोर्ड, टोयोटा, ह्यूंडई सभी इलेक्ट्रिक कारें बनाएं। लेकिन टेस्ला महत्वाकांक्षी है। कंपनी टेक्सास, बर्लिन और शंघाई में फैक्ट्रियां बना रही है और उसने अपने लिए 2030 तक हर साल 2 करोड़ इलेक्ट्रिक कारें बनाने का लक्ष्य रखा है। अंजन कुमार कहते हैं कि इन सभी कोशिशों में कंपनी इलेक्ट्रिक कारें बनाने का दांव खेल रही है, जिसमें बड़ा जोखिम हो सकता है। What happens if EVs fail for some reason? कल्पना में ही सही, लेकिन अगर हम माने कि इलेक्ट्रिक कारें नाकाम हो जाएंगी तो क्या होगा?
अगर अचानक हाइड्रोजन फ्यूल सेल में कोई बड़ी खोज हो जाए तो ये तकनीक टेस्ला के पास नहीं है। टोयोटा और मर्सिडीज जैसे कार उत्पादक अलग अलग तकनीकों पर काम कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रिक कारों के साथ साथ फ्यूल सेल और हाइब्रिड कारें बना रहे हैं। इस मामले में टेस्ला पीछे है। तो ये थी कहानी टेस्ला और एलन मस्क की। ये दुनिया जहान था, प्रोड्यूस किया था मानसी दास ने, पेश कर रहे थे मोहनलाल शर्मा। तो ये था आज का कार्यक्रम दिन भर। आज के कार्यक्रम को प्रोड्यूस किया फैसल मोहम्मद अली ने, स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कल फिर आपसे दिन भर में होगी मुलाकात। नमस्कार।